हेलो जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं 2-3 सवाल लेकर के आया हूं वो व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों ने पूछा था और काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और ऐसे सवाल में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और ऐसे सवाल को आप अगर गलती करते हो तो आपका स्कोर निश्चित रूप से बहुत नीचे चला जाता है। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या कहता है। ये सवाल बिल्कुल हार्ड नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि सवाल अच्छा है, हार्ड नहीं है। अगर आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। देखिए आपका जो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सवाल मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए सवाल कह रहा है कि 3√3 और 1 श्रेणी के n में पद का मान 1/243 है तो n का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका 15, 14, 13 और 12। ठीक है, और इस सवाल को आप गौर से देखिए, एक श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी है 3√3 और 1। ठीक है, और इस तरीके से ये जो श्रेणी है वो आगे बढ़ रहा है। हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं, श्रेणी है आपका 3√3 और 1। इस तरीके से श्रेणी बढ़ रहा है और इसका जो nवां टर्म है वो आपका दिया हुआ है 1/243। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि n का मान क्या होगा। आप सीधा ये लिख लो, n बराबर क्या होने वाला है। ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल है, काफी अच्छा सवाल। आप अगर इस सवाल को गौर से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सवाल जो है ये जीपी में दिया हुआ है। जीपी का मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हो। और गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी दो क्रमागत पदों को लीजिए तो उसका जो रेशियो मिलता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट मिलता है, जिसे हम आर बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, और जब ये सवाल जब जीपी का है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीपी का लास्ट टर्म होता है, nवां टर्म होता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ARn-1। ठीक है, जहां पे a जो है इसका पहला पद है और r इसका कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो के बारे में आपको मैंने बताया कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को लीजिए या क्रमागत पद को लीजिए और उसके रेशियो को जब आप देखेंगे तो आपको वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका tn दिया हुआ और ये वैल्यू जो है आपको सवाल में दे रखा है 1/243। ठीक है, तो हम अगर यहां पे a का मान यहां से रखें तो a का जो मान हो रहा है वो 3 दिया हुआ है और r का जो मान है तो हमने बताया किसी भी टर्म को लीजिए, जैसे √3 और 3 को लेंगे तो इसका जो रेशियो मिलेगा r, ये √3/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/√3 मिलेगा और यहां से भी लेंगे तो आपका इसके पहले का जो टर्म है वो √3 होगा, यानी r का वैल्यू जो होगा हमेशा 1/√3 होगा। तो आप यहां पे r का वैल्यू 1/√3 पुट कर सकते हैं, 1/√3 और यहां पे n-1, और यही जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू है आपका 1/243। ठीक है, अब यदि हम इस दोनों को सोल्व करने का प्रयास करें, देखिए यहां से देखिए कि 3 × 1/√3 का जो वैल्यू है यहां n-1 है, ये 1/243 है। तो ये वाला 3 यहां से हटेगा तो ये आपका गुना में 3 आ जाएगा और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/3 × 9, 4 × 12 का 2 1 और 3 दूनी 6, 729। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि 1/√3 दिया हुआ और इसका जो वैल्यू है n-1 रखा हुआ और ये वैल्यू आपको 729 होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो √3 पे पावर होगा वो पावर एक सम संख्या होगा। चूंकि ये जो पावर है n-1 सम संख्या अगर नहीं हुआ तो फिर ये आपका रूट से बाहर नहीं आएगा और एग्जैक्ट 729 नहीं आएगा। और जो 729 है ये आपका 3 का मल्टीपल आता है। आप इसको अगर गौर से देखें तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का पावर 6। इसलिए हमने ऐसा लिखा है क्योंकि ये जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है और जो 27 होता है वो 3 × 3 × 3 होता है, अर्थात 3 का पावर 3 होता है। तो जब हम 27 × 27 करेंगे तो 3 का पावर 6 होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/√3
अब यहां से देखिए, यहां पे पावर हम क्या ऐसा रख दें ताकि ये वैल्यू जो है, हम इसको भी √3 का पावर में लिखना चाह रहे हैं। इस 3 को अगर हम √3 बनाना चाहें तो ये वाला पावर 12 हो जाएगा, और इसको फाइनली आप 1/√3 का पावर 12 बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों को, तो यहां से n-1 का वैल्यू जो है वो 12 मिलेगा, और जब n-1 का वैल्यू 12 मिलेगा, यहां लिख दे रहे हैं इसको, यदि मेरा n-1 का वैल्यू 12 मिलेगा तो n का वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 में ये दिख भी रहा है, 13 आपका ऑप्शन में है, यही इसका सही जवाब है। आप अगर चाहते तो इतना कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से इसका जवाब निकाल सकते थे। तो आप खुद सोचिए, आपको पहले ही बता रहा था यहां से कि जो यहां से n-1 का वैल्यू है वो एक सम संख्या होना चाहिए, और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप √3 का पावर जब सम संख्या डालेंगे तभी ये वैल्यू पूरा 729 आएगा। विषम संख्या डालेंगे तो वो √3 पे कोई भी आप विषम संख्या डालोगे तो वो रूट में रह जाएगा। तो यदि n-1 का जो वैल्यू है वो अगर कोई सम संख्या होगा तो n जो है निश्चित रूप से एक विषम संख्या ही होगा, क्योंकि आप सम संख्या में 1 घटाओगे तो वो विषम संख्या हो जाता है। और आप ऑप्शन में अगर देखें तो आपके पास ना 2 ही ऑप्शन जो है ऐसा जो विषम है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में है 15 और ऑप्शन नंबर 3 में है वो 13 है। यही 2 आपके ऑप्शन में जो है विषम संख्या है, और इस विषम संख्या के हिसाब से अगर देखें तो 2 ही आंसर हो सकता है, या 15 या 13। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 15 और 13 रख करके देख सकते थे, उससे जवाब आ जाता। अगर आप यहाँ पे 13 रखेंगे तो इसका पावर 12 होगा, और √3 का जब पावर 12 करेंगे तो निश्चित रूप से 3 का पावर 6 होगा, जिसका वैल्यू 729 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 15 रखेंगे तो यहाँ पे √3 का पावर 14 हो जाएगा, और √3 का पावर 14 का मतलब होता है 3 का पावर 7, जिसका वैल्यू आपका 729 का 3 गुना हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब नहीं होता। इसलिए हम लोग n का वैल्यू जो है 13 डायरेक्टली भी बाय ऑप्शन मार सकते थे। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते देखते दूसरा सवाल क्या कहता है। देखिए, काफी बेहतरीन सा सवाल है। सवाल बोल रहा है कि 1 से 100 तक के पूर्णांकों को 2 या 5 से विभाजित हो उसका योग क्या होगा। ठीक है, छोटा सा सवाल है। 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं होती है उस संख्या में 2 या 5 से जो विभाजित होगी उसका योग पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए ये क्या बोला, हम यहां पे एक बार थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं। 1 से लेकर के 100 तक, आपको 100 तक लेना है, 100 के बीच नहीं बोला। ठीक है, बीच बोलता तो 100 को नहीं लेते, लेकिन 100 तक बोला है तो 100 को भी लेना है। तो इसमें जो जो संख्याएं जो 2 से कट जाती है, या 5 से कट जाती है, या 2 और 5 से कट जाती है। ठीक है, तो इसको हम और नहीं एंड कर देते हैं, 2 और 5 से कटने वाली संख्या। तो ये तीनों जो संख्याएं इसमें मौजूद है, उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, 2 से कटने वाली संख्या कौन होती है। 2 से कटने वाली संख्या जो होती है 2 का मल्टीपल होता है ना, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से संख्या बढ़ेगी और फाइनली ये 100 तक जाएगी, है ना। तो 2 से कटने वाली जो संख्या है वो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 5 से कटने वाली जो संख्याएं हैं वो आपका 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, यानी 5-5 के अंतराल पे चलेगा, और ये भी 100 तक जाएगा। ये 5 से कटने वाली संख्या है। लेकिन बात ये आता है कि जो आपने इसमें इस्तेमाल किया है बहुत सारी संख्याएं, जैसे 10 और 20, 100 इस तरीके से जो संख्या इस्तेमाल किया वो इसमें भी आ चुका है। तो आपको 2 बार तो नहीं लेना, आपको एक ही बार लेना है, क्योंकि जो 2 में कट रहा है वो बहुत सारी संख्याएं 5 से भी कट रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से कटने वाली संख्याओं का योग इधर निकाल लेंगे, 5 से कटने वाली संख्याओं का भी योग निकाल लेंगे। ठीक है, और जो 2 और 5 दोनों से कट रहा है, तो 2 और 5 से कटने वाले का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो 10 मिलेगा, और जो 10 का मल्टीपल होगा वो 2 और 5 दोनों से कटेगा। तो 10 से कटने वाली संख्या को इससे हटा देंगे, क्योंकि वो संख्या अगर नहीं हटाएंगे तो वो यहां भी आ जाएगा और वो यहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस दोनों को हमको हटा देना है। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि 2 और 5 का जो एलसीएम है, एलसीएम ये 10 होता है, और 10 का जो मल्टीपल होगा उसको हम हटा देंगे, अर्थात 10, 20, 30 और इस तरीके से जो 100 तक जाएगा, इन संख्याओं को हटा देंगे
तो इनका जो एक्यूरेट आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, और आप खुद देखिए कि ये जो 2 का पूरा मल्टीपल चल रहा है ये भी आपका एपी में है, ये जो टोटल सीरीज है ये भी आपका एपी में है, ये वाली सीरीज भी एपी में है और ये वाली सीरीज भी एपी में है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें अगर आप किसी भी कंजुगेटिव टर्म को देखिए तो आपका जो उसका डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। सारे पदों में आप ऐसा देख सकते हैं, कोई भी 2 क्रमागत पद लीजिए और यदि आप उसको डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो वो आपका कांस्टेंट मिलेगा। जैसे कि 2 का जब मल्टीपल है तो 4 और 2 का देखिए आपका जो 2 आ रहा है, 6 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और इसी तरीके से इसमें कॉमन जो डिफरेंस है वो 5 आएगा और इसमें कॉमन डिफरेंस 10 होगा। ठीक है, तो जो एपी का सम होता है वो हम यहां पे लिख देते हैं, इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है ना। ये आपका होता है सम ऑफ एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये भी फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास पहला टर्म और अंतिम टर्म पता है दोनों, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। तो यहां पे इसमें जो आपका लास्ट टर्म है 100 है, इसका मतलब 2 का मल्टीपल है तो इसमें टोटल 50 टर्म है। तो जो इसका सम होगा वो हम लिख सकते हैं 50/2, और पहला टर्म 2 है और अंतिम टर्म 100 है, तो उस दोनों का योग जो हो जाएगा 102 हो जाएगा, प्लस इसमें जो टोटल टर्म है 100 में 5 से हम भागा देंगे तो 20 मिलेगा, यानी टोटल टर्म 20 है, यानी 20/2 इंटू 5 प्लस 100 करेंगे तो ये 105 मिलेगा, और माइनस इसमें टोटल 10 टर्म है तो लिखेंगे 10/2, और इसका पहला टर्म 10 है और अंतिम टर्म 100 है, तो आप इसको डायरेक्ट 110 भी लिख सकते हैं। ये इतना आप इसको सॉल्व कर दीजिए आराम से, तो ये वैल्यू 25 आ रहा है, मल्टीप्लाई 102 प्लस ये वैल्यू 10 और वो 105 से गुना करेंगे तो ये सीधा इतना आएगा, और इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये 550 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से तो ये जो वैल्यू आपका आएगा 25 को हम लोग 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहां से 25 को हम लोग पहले 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2500 और 2 से करेंगे तो 50, दैट मीन्स ये 2550 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 1050 है, और ये इसमें 550 को हम माइनस कर देंगे, और आप खुद देखिए जब इसमें हम 50 जोड़ेंगे तो ये आपका 2550 है, 50 दे देते हैं तो ये 2600 हो जाएगा, और 1000 दे देते हैं तो ये 3600 हो जाएगा, और उसमें से 550 को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया और ये 3 आ गया। इस प्रकार से जो सवाल आपसे पूछा गया था कि 1 से 100 तक में उन सारी संख्याओं का योग बताइए जो 2 या 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा 3050। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा।